हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। देखिए, बोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसी को अभी पढ़ाने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, कैसे काम करता है। इस सब का अभी हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच में। तो आप लोग को 12th बोर्ड में कहीं कोई इसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एक पॉइंट का चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते किसको हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज साइमल्टेनियसली perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic field। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वह हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो प्रोपगेशन करता है, जैसे समझिएगा ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस पे रखते हैं, जेड एक्सिस पे रखते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आपको वेलोसिटी वह किस एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस। ऐसे तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेलोसिटी है वह हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा ये साइन का फंक्शन होता है। द वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज साइनसॉइडली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेशन। इसके लिए किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसके लिए किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट का नहीं ज़रूरत पड़ता है। ये ट्रेवल करता है फ्री स्पेस में लाइट के स्पीड से। और याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है C बराबर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है VVI, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ी पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज रट जाइएगा कि इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेशन। इसके लिए किसी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रोपगेशन कराने के लिए। दूसरा, ये ट्रेवल करता है फ्री स्पीड में लाइट के स्पीड से। इसका मतलब है C का वैल्यू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहेंगे। ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर यानी परपेंडिकुलर। ये हमेशा ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं यानी परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा ट्रांसवर्स नेचर होते हैं यानी परपेंडिकुलर होता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो एनर्जी होता है वह भी इक्वली डिवाइड होता है, किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो एनर्जी का डिवाइड होता है वह इक्वली होता है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में।
इट डू नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है किस पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। ये प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेशन। इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये ट्रेवल करता है फ्री स्पेस में लाइट के स्पीड से, जिसका वैल्यू 3 × 10 का पावर 8 होता है, या सी का वैल्यू आप बोल सकते हैं √1/√μ0ε0। ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एनर्जी जो होते हैं बाबू, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होते हैं। ये इफेक्ट डिफ्लेक्ट नहीं करता है कहाँ पे, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी डिफ्लेक्ट नहीं करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए the ordered distribution of electromagnetic radiation according to their wavelength or frequency or called electromagnetic spectrum। याद रखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारे, माइक्रो और रेडियो। वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। इसका फ्रीक्वेंसी रट जाना, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और स्पीड इसमें कांस्टेंट होगा। और स्पीड क्या होगा इसका, कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। किसका, रेडियो वेव का। किसका, रेडियो वेव का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, गामा रे का। सबसे कम गामा रे का, सबसे कम गामा रे का वेवलेंथ देखिए यहाँ पे सबसे, देखिए इसमें यहाँ पे हम लोग को समझाना पड़ेगा कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है, दिखा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गामा रे का वेवलेंथ जो होता है, याद रखिएगा यहाँ पे गामा रे का वेवलेंथ का बात करते हैं तो 6 × 10 का पावर -14 से लेकर के 1 × 10 का पावर -10। फिर उसके बाद एक्स रे की बात करिएगा तो 1 × 10 का पावर -13 से 3 × 10 का पावर -8, यानी सबसे ज़्यादा। इसमें ये सब नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है तो गामा रे का, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रे का। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। तो याद रखिएगा गामा रे टू रेडियो वेव, गामा रे टू रेडियो वेव, गामा रे टू रेडियो वेव वेवलेंथ इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और स्पीड इसका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड इसका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड इसका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट। एक टर्म लिखिएगा इसी में, अब हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उससे पहले एक टर्म देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। हेडिंग दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला, ID का फार्मूला होता है ε0 d∅dt, ε0 d∅dt। अभी फार्मूला खाली लिख लीजिए, ε0 d∅dt, ε0 d∅dt, ε0 d∅dt, ε0 d∅dt, ε0 d∅dt, ε0 d∅dt। डिस्प्लेसमेंट लॉ ε0 d∅dt। चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे अभी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में छोटा सा थ्योरी है। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन ए मीडियम ऑफ प्रोपगेशन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, इसका दिया गया है आपके पास कितना बाबू, परमेबिलिटी म्यू नट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए इसका क्या होगा सी का वैल्यू। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कैसे अभी तुरंत बताते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होगा, अभी तुरंत हमने पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में स्पीड की बात करते हैं तो सी का वैल्यू हमने क्या पढ़ाए थे, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और इसी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी का वैल्यू सीधा हो जाता 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या होते हैं, इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू, in opposite phase and perpendicular to each other, in opposite phase and parallel to each other, in phase and perpendicular to each other, in phase and parallel to each other। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। सेम फेज में होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा, सेम फेज में होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम रटा चुके हैं। अभी जस्ट पहला पॉइंट यही बोले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे, 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 ये रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी की बात करिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगा। तो यहाँ से बताइए ये दोनों, अब यहाँ ये दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पैरेलल हो जाएगा। तो दिमाग में सेट करना है आपको कि क्या होगा, ये किसके पैरेलल होंगे, ई क्रॉस बी का, किसके, ई क्रॉस बी के क्या होंगे बाबू, ये पैरेलल होगा। ई क्रॉस बी के ये क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ई क्रॉस बी का ये क्या होंगे, पैरेलल। तो क्योंकि आप जानते हो कि क्यों पैरेलल होगा वो भी बता देते हैं। ये दोनों को क्रॉस करिए, ध्यान से देखिए, ई क्रॉस बी करिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ई क्रॉस बी करते हैं हम लोग, ई जे कैप क्रॉस बी के कैप, तो ये हो जाएगा ई बी आई कैप। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, ई क्रॉस बी के पैरेलल होंगे, क्योंकि हम रटाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, the property which not of an electromagnetic wave traveling in free space, in free space
याद रखना है इसमें कौन ऐसा है जो फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, पहला, द प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इन दैट दे आर ट्रांसफर नेचर, बिल्कुल सही है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वली टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर दे ट्रेवल विथ ए स्पीड इक्वल टू 1/μ0 ε0, दे originate from the charge moving with uniform speed, originate। का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, द प्रॉपर्टीज, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा प्रॉपर्टीज है जो इसको सेटिस्फाइड करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है, दे एनर्जी डेंसिटी, हमने ये जरूर पढ़ाए हैं, इसका जो एनर्जी होता है बाबू, वह हमेशा इक्वली डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो एनर्जी डेंसिटी भी इक्वली डिवाइड होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये भी सही, ये भी सही। दे ट्रेवल विथ ए स्पीड इक्वल टू 1/√μ0 ε0, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए 2024 नीट में डाला है, प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज यही है, ये परपेंडिकुलर नेचर का होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इसका एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। ये ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ये ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ध्यान से, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कौन चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए बाबू, याद रखना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इसमें आंसर कौन ऐसा होगा, तो देखिए डी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका क्या होगा, 21 नीट का क्वेश्चन है ये। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 21 नीट का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इक्कीस नीट का क्वेश्चन है। 1 मिनट 1 सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, 1 मिनट, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आई कैप है एक्स डायरेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे जाएगा, सिंपल चीज़ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे जाएगा? सिंपली ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे बाबू, इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए, कौन ऐसा है जिसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है? कौन ऐसा है इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट करते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब इस दोनों को डॉट करिए तो हो जाएगा 1 1, ये नहीं ये दोनों को करिए 1, ये -1, तो ये दोनों को करेंगे तो -1 -1, तो याद रखिएगा सी होगा इसका आंसर। सिंपल याद रखिएगा, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है E डॉट बी, E डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तभी उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी इतना एंड इतना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में क्या होगा? घटना चाहिए, तो आप लोग घटा के देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करिएगा। देखिए सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन भी की बात करिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है C/√μr एप्सिलॉन r। ठीक, वेलोसिटी इन मीडियम की बात करेंगे तो भी होगा, तो मीडियम में इसका वैल्यू होता है C/μr एप्सिलॉन r इन एयर, ये जो है एयर में होता है। तो देखिए मीडियम में C का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ का वैल्यू 1, एप्सिलॉन r का वैल्यू 1.44। इसको करिएगा तो इसका वैल्यू होगा 3 × 10⁸ बराबर, हाँ 44 से। तो इसको करेंगे 30, तो काट दीजिए, 10 को ऊपर भेजिए, 4 कट जाएगा 2, ये 5, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है, तो भी का वैल्यू C/√μr एप्सिलॉन r, C/√μr एप्सिलॉन r। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। इन EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन EM वेव प्रोपगेटिंग इन ए मीडियम विथ वेलोसिटी इतना, the instantaneously oscillating electric field of this EM wave is along y-axis, then the direction of magnetic field EM wave will be along positive z direction। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस, तो निश्चित है मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z एक्सिस पे होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी x एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है, तो निश्चित है मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे होगा? z एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? z एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? z एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, तो पिक वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, क्योंकि हमने इस सब पढ़ा चुके हैं पिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है इस सब का। तो जब भी पिक वैल्यू की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पिक वैल्यू का वैल्यू कितना होता है, √2 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? √2 से। तो √2 से गुना करिएगा। देखिए ERMS का वैल्यू होता है, ERMS का वैल्यू होता है ई पिक बाय √2। तो यहाँ से ये 6 है बराबर ई पिक अपॉन √2। तो ई पिक की बात करेंगे 6√2, 6 रहने दीजिए, √2 का वैल्यू √2 1.414 1.414। अब यहाँ पे वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो वैल्यू यहाँ पे ई की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, पहले ERMS दिया हुआ है। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए ध्यान से, 17 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिए। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो ERMS बाय VRMS, सॉरी ERMS इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ERMS बाय VRMS का वैल्यू हम लोग C के बराबर लेते हैं। ERMS बाय VRMS का वैल्यू किसके बराबर लेते हैं? C के बराबर। तो यहाँ से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए ERMS बाय C बराबर VRMS। तो C 6/3 × 10⁸ बराबर VRMS। तो यहाँ से VRMS की बात करोगे तो 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। अब देखिए ध्यान से, VRMS का वैल्यू होता है V पिक बाय √2। तो यहाँ से V पिक की बात करेंगे √2 × VRMS। तो √2 का वैल्यू 1.414 × 2 × 10⁻⁻8 यानी 2.83 × 10⁻⁸ टेस्ला। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, ERMS बाय VRMS को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, ERMS बाय VRMS को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, ERMS बाय VRMS को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ से पहले VRMS निकाल लीजिए। VRMS जैसे निकल जाएगा तो VRMS का वैल्यू होता है B पिक बाय √2, B पिक बाय √2, B पिक बाय √2। आप रट जाइएगा स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला E बाय B, E बाय B। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आता है तो E बाय B को हम लोग क्या कहते हैं? तो रट जाइएगा, इसको सिंपली दिमाग में सेट कर दीजिएगा। E बाय B को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। E बाय B को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट। E बाय B को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट। E बाय B को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट। E बाय B का बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। E बाय B की बात करिएगा तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से,
सबसे पहले क्या दिया है, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ इतना वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस एरिया इज इतना द एवरेज फोर्स। देखिए, गया वॉल से टकराया और टकरा करके रिटर्न हो गया। जब रिटर्न हो गया तो हमारे पास एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो फोर्स की बात करिएगा तो 2I A/c हो जाएगा, 2I A/c, 2I A/c। c स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो यहाँ से आपके पास फोर्स की बात करिएगा तो रिफ्लेक्शन, तो 2I A स्पीड ऑफ लाइट, तो 2 एनर्जी लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स, तो 2I का वैल्यू 25 × 10⁴ इंटू 15 × 10⁻⁻⁴, 15 × 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 × 10⁸। ये और ये कैंसिल, यहाँ से 225, 15 पर हाँ 225 इंटू 50/3 × 10⁻⁻⁸। इसको करोगे, मान लीजिए 2.25 × 5/3 × 1 मिनट 225 इंटू 50, 1 0 हटा 5, 2 0 -5 होना चाहिए वाट पर मीटर स्क्वायर। 2I वाट पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे कैलकुलेशन 0.5 × 10⁻⁻⁶ 50। कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 15, अच्छा 1 15 एक्स्ट्रा दे दिए। देखिए दिमाग कहाँ चला गया, सॉरी, कैलकुलेशन हम ही से गलती हो गया था। एरिया है बाबू 15, तो 15 × 10⁻⁻⁴ करेंगे ना, एगो एक्स्ट्रा हम 15 दे दिए थे, सॉरी, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करिएगा, तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 15 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये 15। अब देखिए यहाँ से अगर करते हैं हम लोग कैलकुलेशन तो इसका वैल्यू सीधा निकल जाएगा 1.5 × 5 × 10⁻⁻⁶/3, तो ये हो जाएगा 7.5/3 × 10⁻⁻�6, तो यानी 2.5 × 10⁻⁻�6, तो 2.5 × 10⁻⁻�6 बी आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन होता है। जब ये टकरा करके रिटर्न होते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 × इंटेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय स्पीड ऑफ लाइट, 2 × इंटेंसिटी बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको मैच करना है। तो हमने पढ़ा है क्या, सुनिएगा ध्यान से। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होता है वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का है, तो इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होता है तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका वेवलेंथ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 22 में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होता है गामा रे, उसके बाद एक्सरे, गामा रे तब उसके बाद एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का ये होना चाहिए, और सबसे कम देखो तो सबसे कम किसका होना चाहिए, गामा रे, गामा रे नहीं है तो एक्सरे का, तो एक्सरे का ये होना चाहिए सबसे कम। गामा नहीं दिया है तो एक्सरे देखना। अब देखो ए हो गया सेकंड से, तो ए देखोगे सेकंड किस में है, ए सेकंड से, और डी जो है वह फर्स्ट से, तो डी फर्स्ट से, तो डी फर्स्ट से
इसमें भी है, और ए सेकेंड से इसमें है, तो आंसर डी हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, आईआईटी हो या नीट हो, रट जाना हमने रटाए हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का, और सबसे कम किसका होता है, गामा वेव का। क्योंकि गामा टू रेडियो वेव चलने पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं, और स्पीड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, आज इतना ही पढ़िए, इसके आगे हम अगले दिन पढ़ाएंगे।